Once again, a very good evening to all of you, and we are starting with chapter number 18 of CRPC, जहां पे स्टार्ट हो रहा है द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि फाइनली हमारा इंक्वायरी खत्म हो गया और अब हम ट्रायल की स्टेज में एंटर कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पहले हमने कर दिया था, याद है इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे किया था? चैप्टर 12 में, सेक्शन 176 पे ओवर हुआ था इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद इंक्वायरी चल रहा था और अब हमारा आज से ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है। These are the stages. I'm sure you all must be remembering. These are the stages of criminal cases: investigation, inquiry and trial. चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे ट्रायल कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन कौन सा है जिसमें ट्रायल डिफाइंड है? जल्दी से, हरी अप एवरीवन, ऑल 5 ऑफ यू। ट्रायल की डेफिनेशन कहां गिवन है? नोवेयर, नो आइडिया। अच्छा 2 में नहीं है, बाकी कहीं और हो तो पता है। ओके, एनीवेज, ट्रायल हैव नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन दिस कोड। ट्रायल को डिफाइन किया ही नहीं है कहीं पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 18 से, जो डील करता है किससे? द ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो ट्रायल होता है उसके लिए क्या स्टेजेस हैं। सेक्शन 225 डील्स विद ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन रहेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल प्लीड फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। So in every trial before the court of session, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor, section 225। और थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से सेक्शन डील करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25, और यहाँ पे भी सेक्शन 25 ही आ रहा है, राइट? 225 है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेक्शन 226, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209। 209 में क्या किया था? केस एक कोर्ट से कमिट होकर दूसरे कोर्ट में आया था, maybe on the grounds of jurisdiction, or mainly on the grounds of jurisdiction for the purpose of trial. The prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused. अब बात ये आती है कि चार्ज क्या प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लगाए हैं? बिल्कुल नहीं। हमें ध्यान है कि चार्जेस कब लगाते हैं? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं इंक्वायरी में, और इंक्वायरी का लास्ट स्टेज क्या है? द लास्ट स्टेज ऑफ इंक्वायरी इज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस तो ऑलरेडी लगा दिए थे जिस कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया था, जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते समय उसका इंक्वायरी किया था, और इंक्वायरी के बाद में चार्जेस फ्रेम किए थे। चार्जेस तो फ्रेम हो चुके हैं। अब अगर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन फॉर द ट्रायल कोर्ट ये केस कमिट होके आया है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो प्रोसिक्यूटर कहां से ओपन करेंगे? By describing the charge brought against the accused and stating what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्जेस बताएंगे कि कौन कौन से चार्जेस इनके ऊपर लेवी किए हैं, एंड लास्टली he will state the evidences he proposed to prove the guilt of the accused. कौन कौन से साक्ष्य उनके पास में हैं जिसके बेसिस पर वो इस अक्यूज्ड का अपराध, गिल्ट, प्रूव कर सकेंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी हाथों हाथी नहीं कर रहे हैं, बट बता रहे कि मेरे पास में ये एविडेंसेस हैं, इसके बेसिस पे मैं इस गिल्ट को, इन चार्जेस को प्रूव करूंगा। सेक्शन 227, डिस्चार्ज। इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, ठीक है,
तो क्या लिखा है, जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, और जो अक्यूज ने कहा और जो प्रोसिक्यूशन ने कहा, उन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेने के बाद में द जज, कौन से वाले, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, सीजेएम, कौन से वाले, द सेशंस जज, बिकॉज वी आर स्टडिंग द trial before court of session. So the judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused. अगर जज को ऐसा लगता है कि ये तो कोई इसमें पुख्ता सबूत है नहीं, कोई केस बनता ही नहीं है, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. सेक्शन 227 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को रट लो, मैं सेक्शन इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से कह रहा हूं। अब इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका प्रीलिम्स में, क्या, अंडर व्हाट सेक्शन कोर्ट सेशन जज में डिस्चार्ज, एक्विट नहीं कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिफरेंस होता है। एक्विटल तो होता है आफ्टर द ट्रायल, ट्रायल पूरा प्रोसीड होने के बाद में एंड में या तो कन्विक्ट होगा या एक्विटल होगा। यहाँ तो ट्रायल के स्टार्टिंग स्टेज पे ही डिस्चार्ज कर दिया कि नहीं, यहाँ तो कोई केस ही नहीं बनता है, ये गलत फंसा दिया गया पर्सन को, इसको छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो डिस्चार्ज कौन से सेक्शन में डिफाइन, सॉरी डिस्चार्ज कौन से सेक्शन में के अंडर में किया जाएगा, सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी। द जज कंसिडर्स if considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so in writing. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन वगैरह माइंड में हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इफ आफ्टर कंसिडरेशन if after consideration and hearing as aforesaid the judge is of opinion that there is ground for there is a ground for presuming that the accused has committed an offense। अब सारे जो प्रोसिक्यूशन था उसे, जो अक्यूज था उसे सुनने के बाद में, एविडेंसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, सबको कंसिडरेशन में लेने के बाद में, अगर जज को लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफेंस तो कमिट हुआ है, कमिटेड एन ऑफेंस, सो इन दैट सिचुएशन दो ऑप्शंस हैं। इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, he may frame a charge against the accused and by order transfer the case for trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the chief judicial magistrate or as the case may be, that is judicial magistrate first class, on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted on police report। तो क्या लिखा है, अगर सेशंस जज को ये लगा कि हाँ ऑफेंस तो कमिट हुआ है, देन व्हाट ही शैल डू, ही शैल फ्रेम द चार्ज, ही मे फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सबसे पहले चार्जेस फ्रेम करेंगे, उसके बाद में अगर उनको लगता है कि इसका ट्रायल जो है, ट्रायल उन्हें नहीं करना है बल्कि ये ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में होना चाहिए या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में होना चाहिए, सो ही मे ट्रांसफर द केस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज द केस में भी, और उसके बाद में मैजिस्ट्रेट उसका ट्रायल उसी तरह से प्रोसीड करेंगे एज द वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। जिस तरह से पुलिस रिपोर्ट पे वारंट केसेस इंस्टीट्यूट होते हैं इस तरह से उसका ट्रायल चलेगा। सेकेंडली, इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसी से ट्रायबल है, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और अगर उसी से ट्रायबल है तो फिर तो चार्जेस फ्रेम करने ही करने हैं और आगे प्रोसीड करना है। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या था, क्लॉज बी में है जब केस कोर्ट ऑफ सेशंस का ही ट्रायबल हो। अच्छा, कौन सा केस
कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायबल है, कौन सा केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ट्रायबल है, कौन सा केस सीजेएम में ट्रायबल है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल we come to know? Okay, Richa has mentioned schedule first of CRPC. Is it correct? या और कोई ओपिनियन आप बताएंगे कैसे पता चले कि कौन सा केस कैसे ट्रायल हो, कहां पे कौन सी कोर्ट में ट्रायल होगा? नो फर्दर? ओके, अभिषेक पनिशमेंट्स ऑल्सो, हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं, आप आंसर दें पहले तो। Schedule first of CRPC is a correct answer, which specifies the court in which the offence will be triable, whether the case will be cognizable or non-cognizable, whether available or non-available, वो सब चीजें हमें शेड्यूल फर्स्ट में देखने के लिए मिलेंगी। फाइन, तो खैर बात ये आती है कि अगर क्लॉज बी में चार्जेस फ्रेम किए हैं और उसके बाद में The charge shall be read and explained, तो चार्जेस फ्रेम करने के बाद में उसे पढ़कर सुनाई जाने चाहिए किसे? अक्यूज्ड को। एंड द अक्यूज्ड शैल बी आस्क्ड, और उससे पूछा जाए whether he pleads guilty of the offense charged or claims to be tried, तो क्या वो अपने आप को दोषी मानता है या फिर वो विचारण की मांग करता है, ये पूछा जाएगा। पहले चार्जेस उसको ओपन कोर्ट में पढ़ के सुनाई जाएंगे अक्यूज को, और फिर उससे पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और यू डिमांड फॉर ट्रायल, क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं या फिर आप विचारण की मांग करते हैं? निर्दोष मानना वो नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? या तो आप अपने आप को गिल्टी मानिए, या फिर अगर आप अपने आप को इनोसेंट मान रहे हैं तो हम ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा सबसेक्शन 2 में। कब? जब कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायबल था केस, तब। ओके, सेक्शन 229 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब मान लीजिए, क्यों? क्योंकि 228 सबसेक्शन 2 में क्या था कि उसे पढ़ के सुनाई जाएंगे चार्जेस और पूछा जाएगा कि क्या आप गिल्टी प्लीड कर रहे हो या ट्रायल की डिमांड कर रहे हो। अब सपोज करो अक्यूज ने बोल दिया यस आई प्लीड गिल्टी, आई एक्सेप्ट माय ऑफेंस, so in that situation conviction will proceed. So conviction on plea of guilty, if the accused pleads guilty, the judge shall record the plea and may in his discretion convict him thereon. तो सीधी सी बात है, गिल्टी प्लीड कर लिया है तो कन्विक्शन होगा सीधा सीधा। ठीक है, सेक्शन 229 में। सेक्शन 230 date for prosecution evidence. If the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried, यानी कि accused जो था उसने guilty plead नहीं किया और उसने डिमांड किया है ट्रायल का, और is not convicted under section 229, या फिर जज जो था, जरूरी नहीं है, ये जज के डिस्क्रिशन पे है। सेक्शन 229 में वर्ड क्या लिखा हुआ है वो देखो आप एक बार, कि अगर अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड कर लेता है तो इमीडिएटली कन्विक्शन कर दिया जाएगा क्या? सेक्शन 229 में एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको देखिए, मे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जज को अगर लगता है कि हाँ इसको कन्विक्शन किया जा सकता है इसका, तो जज मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर अपॉन। लेकिन जज को ऐसा भी लग सकता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को बचाने के लिए और यहाँ पे ऐसा गिल्ट एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। कभी कभी कोई पर्सन हो जो अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को, नियर फ्रेंड को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और गिल्टी एक्सेप्ट कर ले, तो अगर ऐसा कोई एम्बिग्यूअस सिचुएशन आती है, ऐसा कोई कंफ्यूजन आ जाता है, इन दैट सिचुएशन जरूर नहीं है कि कन्विक्शन किया ही जाएगा। ठीक है, इसलिए 230 में लिखा है कि या तो अक्यूज्ड है वो गिल्टी प्लीड करने से रिफ्यूज कर दे, या फिर वो ट्रायल की डिमांड कर ले, और या फिर जो जज है वो 229 में उसका कन्विक्शन ना करे, वो जज सोचे कि नहीं ट्रायल तो होना चाहिए। ठीक है, इन सारी सिचुएशंस में द जज शैल फिक्स अ डेट। तो अब क्या होगा? अब तो ट्रायल चलाना है, ट्रायल चलाना है तो उसके लिए डेट फिक्स हो।
The judge shall fix a date for the examination of witness and may, on the application of the prosecution, तो prosecution अगर application देते हैं, issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other things. तो अगर ट्रायल स्टार्ट करना है तो सबसे पहला तो एक डेट फिक्स की जाएगी जिस डेट पर विटनेसेस का एग्जामिनेशन करना है। अब विटनेसेस का जब एग्जामिनेशन करना है तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि पहले से अगर प्रोसेस इशू हो चुका था तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर्टिकुलर डेट पे वो सारे विटनेस आ जाएंगे। अदरवाइज प्रोसिक्यूशन विल गिव एन एप्लीकेशन एंड देन कोर्ट विल इशू द प्रोसेस, उस पर्टिकुलर डेट को मेंशन करके कि आप सारे विटनेस हैं इस पर्टिकुलर केस में एंड यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दिस डेट बाय दिस टाइम for the purpose of examination. Okay, this was section 230. तो 230 में तीन बातें कही हैं, या तो कब ट्रायल चलेगा, या तो अक्यूज ने गिल्टी प्लीड नहीं किया, या फिर अक्यूज ने ट्रायल की डिमांड की, या फिर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड किया था लेकिन सेक्शन 229 में उसको कन्विक्ट नहीं किया गया, गिल्टी प्लीड करने के बावजूद भी उसको 229 में अगर कन्विक्ट नहीं किया गया। इन तीनों सिचुएशन में जज क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए डेट फिक्स कर देंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 में। क्या चैप्टर नंबर 18 में हम प्रोसीड कर रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। ऑन द डेट सो फिक्स्ड, जो डेट फिक्स की जज साहब ने, द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो जो डेट फिक्स की गई है उस डेट पर जज साहब सभी एविडेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी एविडेंस आएंगे उनको लिया जाएगा। कौन से वाले, जो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। द एविडेंसेस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट का नंबर अभी बाद में। फर्दर द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन by any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined, or recall any witness for the further cross examination. देखिए एग्जामिनेशन कौन करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है और री एग्जामिनेशन कौन करता है। तीनों ही जो टर्म है ये डिफाइन किए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो विटनेस को बुलाता है, जैसा कि हमने देखा सबसेक्शन 1 में विटनेस को किसने कॉल किया, प्रोसिक्यूशन ने विटनेस प्रेजेंट किए हैं इन हिज सपोर्ट। तो जो विटनेस को बुलाता है वो करेगा एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ, और जो अपोजिट पार्टी है वो करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर प्रोसिक्यूशन ने विटनेस को बुलाया है तो प्रोसिक्यूशन तो करेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ, और जो डिफेंस के वकील हैं वो करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन अगर प्रोसिक्यूशन किसी न्यू पॉइंट पे, अगर कौन सा न्यू पॉइंट, कौन सा ऐसा पॉइंट जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चनिंग में आया था, उस पॉइंट को अगर वो री एग्जामिनेशन करना चाहें तो प्रोसिक्यूशन फिर उसका री एग्जामिनेशन भी कर सकेंगे। तो ये स्टेजेस रहते हैं। री एग्जामिनेशन नॉर्मली नहीं होता है, री एग्जामिनेशन सिर्फ तभी होगा जब क्रॉस एग्जामिनेशन में, ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाता है विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, दैट्स इन दैट सिचुएशन ओनली री एग्जामिनेशन शैल बी अलाउड। सो सबसेक्शन 2 तो क्या कहता है, द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस to be deferred until any other witness or witnesses have been examined। तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ना वो किसे करना है, अपोजिट पार्टी को करना है। अब सपोज करें उस केस में 5 या 6 विटनेसेस बुलाए हैं, पहला एक विटनेस आया, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, प्रोसिक्यूशन ने किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने। अब दो ऑप्शन है जज के पास। पहला ऑप्शन तो क्या है, इमीडिएटली जो डिफेंस का वकील है अक्यूज्ड की तरफ से वो क्रॉस एग्जामिनेशन करें, फिर दूसरा विटनेस आएगा, फिर उसका चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ एंड डिफेंस की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन। और दूसरा ऑप्शन क्या है जज साहब के पास में, जज साहब अगर चाहें तो वो क्या कहेंगे कि भाई एक काम करो, पहले जितने भी विटनेसेस हैं इन सबका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाने दीजिए,
और जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हम एक बार सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो जाए, सारे विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट हो जाए, तब तक के लिए हम क्रॉस एग्जामिनेशन को क्या कर देते हैं, डेफर्ड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। ये बात लिखिए सबसेक्शन 2 में। आई थिंक क्लियर समझ में आया होगा, राइट? अगर कोई भी कंफ्यूजन लगे तो प्लीज डू मेंशन इन द चैट बॉक्स। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सेक्शन 232। बड़ा ही अच्छा शब्द लिखा हुआ है। सेक्शन 232 स्टेट्स अबाउट द एक्विटल, यानी कि दोष मुक्त करना। दो ही काम होते हैं, या तो कन्विक्शन होता है या फिर एक्विटल होता है, या तो दोष सिद्ध होता है या फिर दोष मुक्त होता है। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, prosecution के evidences देख लिए, accused को examine कर लिया, prosecution को सुन लिया और defense के points को consider कर लिया. The judge considers that there is no evidence that the accused committed the offense. The judge shall record on an order of acquittal. तो जज साहब क्या करेंगे, एक्विटल के ऑर्डर लिख देंगे। तो एक्विटल किस में करेंगे, सेक्शन 232 में एक्विटल करेंगे। सेक्शन 232 में जो अक्यूज है उसका एक्विटल हो जाएगा, उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा, उसे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज कौन से सेक्शन में किया था जज साहब ने, डिस्चार्ज किया था सेक्शन 227 में। एक्विटल होगा 232 में, लेकिन डिस्चार्ज किया था तो डिस्चार्ज तो कब कर दिया था, इंक्वायरी के स्टेज में ही, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही डिस्चार्ज कर दिया था। चार्ज फ्रेम करने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था उसको। लेकिन अगर एक बार चार्जेस फ्रेम हो गए तो उसके बाद में फिर अब डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर अब क्या करेंगे, अब उसे एक्विटल करेंगे। तो दोनों सेक्शन आप अच्छी तरह से याद रखना, डिस्चार्ज करने के लिए 227 एंड एक्विटल करने के लिए 232। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेक्शन 233, एंटरिंग अपॉन डिफेंस, वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof. तो अगर उसको एक्विट नहीं किया गया, जज साहब को लगा नहीं कि ये निर्दोष है, तो फिर अब मौका दिया जाएगा, अक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा कि आप अपने सपोर्ट में जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट करना चाहते हैं उन्हें आप प्रेजेंट कर सकते हैं। टू एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयरऑफ, आपके फेवर में, आपके सपोर्ट में आपके पास जो जो एविडेंसेस हैं आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पूरा मौका दिया जाएगा अक्यूज्ड को भी अपने आप को निर्दोष बताने का। फर्दर, if the accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record. अगर accused कोई written statement present करते हैं अपने बचाव में, तो उसे भी जज साहब क्या करेंगे, रिकॉर्ड में फाइल कर देंगे। If the accused applies for the issue of any process, अब प्रोसेस किसके लिए इशू किया जाएगा, फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, किसी विटनेस को बुलाने के लिए, और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए। द जज शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस द ही कंसिडर्स, तो वैसे तो जज साहब इशू कर देंगे ऐसे प्रोसेस किसके लिए, विटनेसेस को और डॉक्यूमेंट्स के लिए, अनलेस ही कंसिडर्स फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, फाइन, that such application shall be refused on the grounds that it is made for the purpose of vexation or delay. अगर जज साहब को लगता है कि ये तो फालतू बस केस को डिले करने के लिए या फिर केस को उलझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वेक्सेशन और डिले, और फॉर डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, या फिर न्याय के को खराब करने, एंड्स ऑफ जस्टिस को डिफीट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो मना कर देंगे, बोले नहीं हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो 233 अगर आप थोड़ा सा देखें तो पूरी तरह से एक्यूज्ड के फेवर का है। सबसे पहली बात क्या कही गई 233 में कि अगर
एक्विट नहीं किया गया तो अक्यूज्ड को चांस रहेगा कि वो अपने एविडेंस बुला सके, अपने एविडेंस प्रेजेंट कर सके। दूसरी बात क्या कहा गया कि अगर वो खुद कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो भी वो दे सकता है और उसको भी फाइल किया जाएगा। फाइल किया जाने से मतलब है उसको प्रॉपर कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि अक्यूज ने ऐसा ऐसा अपने बारे में अपने यू कैन से सपोर्ट में बातें कही हैं। और तीसरी बात ये कहता है कि अगर अक्यूज किसी विटनेस या फिर डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस की डिमांड करता है तो इश्यू ऑफ प्रोसेस भी किया जा सकता है। तो 233 पूरी तरह से एक्यूज्ड के फेवर के बातें लिखता है। फर्दर हमारे पास में है सेक्शन 234 जिसमें आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट होंगे, सेक्शन 235 जिसमें जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन होगा, या तो एक्विट किया जा रहा है और कन्विक्शन करना है। 236 जिसमें प्रीवियस कन्विक्शन को कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि क्या इस पर्सन का प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है क्या। 237 में प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199(2) को लिया जाएगा। आप में से कोई बता सकते हैं, बस इसके बाद मैं क्लास ओवर करूंगा, सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 में क्या डिफाइंड है, मतलब किस तरह के केसेस, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2। 199 सबसेक्शन 2 में कौन से वाले केसेस की बात की गई है? अगर किसी को भी ध्यान है थोड़ा बहुत तो चैट बॉक्स में लिखिए। सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 का वारंट केस। ओके, एनीबॉडी एल्स? सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 बताता है, देखिए जो केस आता है कोर्ट में वो दो तरीके से आता है, आपको ध्यान है। वन ऑन द पुलिस कंप्लेंट, तो वो पुलिस रिपोर्ट, सॉरी पुलिस रिपोर्ट, पहला ऑन द पुलिस रिपोर्ट, एंड सेकेंडली ऑन द अदर ग्राउंड्स। तो अदर ग्राउंड्स में क्या है, प्राइवेट कंप्लेंट अगर फाइल हुई तो उस हिसाब से। पुलिस रिपोर्ट किसमें आएगी, सेक्शन 173 की। और अगर डायरेक्टली अदर देन पुलिस रिपोर्ट जितने भी कोई केस आ रहे हैं वो आएंगे सेक्शन 199(2) के लिए। तो खैर उसको हम आप देखना, आज एक बार पढ़िए सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 को, आफ्टर द क्लास आप गो थ्रू कीजिए, पढ़ें उसको, कोई डाउट आएगा तो और उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। So that's all for today's class, as the time is also giving a notification for timeout, so we'll just stop our class here only. We'll meet by tomorrow. No, tomorrow there'll be an off, and on Monday morning right at 6 o'clock we'll meet.